नमस्कार। कई बार मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जब फ़िल्मों में या सीरियल्स में या रंगमंच पर जब भी कोई किरदार हम लोग देखते हैं, तो हमें हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ये किरदार जो भी निभाया जा रहा है, ये वो इंसान निभा रहा है जो वो नहीं है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो आप नहीं हो, वो दुनिया को या सामने बैठी हुई पब्लिक को ये जताना, ये उनको बताना कि आप वो हो। और इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्किल लगता है। इसके इसके लिए मेहनत, उसके पीछे आपके कुछ विचार, सोच, ये सब क्या है, इसके पीछे कैसा होता है, क्यों होता है, ये सब आज जो हमारे मेहमान हैं, श्वेता जी, मैं उनसे ये बातें जानना चाहूँगा कि ये क्या होता है? ये सब हम लोग जो देखते हैं, हम लोग 3 घंटे का नाटक होता है, 3 घंटे का मूवी होता है या फिर सीरियल्स होती है। तो हम लोग को देख के तो मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे आपका क्या सोच, आपकी क्या सोच होती है? आपके क्या विचार होते हैं? आपकी तैयारी कैसी होती है? तो आज हम इस पे थोड़ा बात करेंगे। हुँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रंगमंच है, इसको एक करियर के तौर पे लेना, क्योंकि जैसा हमने देखा है, आज अमिताभ बच्चन हो या फिर बड़े एक्टर हो, इन्होंने भी शुरुआत जो की है वो ज़ीरो से की है। आज इनको 40-40 साल, 50-50 साल के बाद में इनका करियर बना है, नाम बना है। तो इतना समय किसी करियर में देना, तो ये आपने ये करियर करके क्यों, कब और कैसे चुना? ये मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले तो। हाँ। दरअसल हुआ ये था कि बचपन से कला क्षेत्र में मैंने रुचि रखी है हुँ। और शुरुआत में होता है ना जैसे स्कूल कॉलेजेस में गैदरिंग वगैरह होता है तो बचपन से उसमें मेरे माँ-बाप का, मेरे दादाजी और दादी जी इन सबका मुझे उस बारे में बहुत ही सपोर्ट रहा। सहयोग रहा है। बिल्कुल शुरुआत से सपोर्ट रहा। लेकिन होता ये है कि जैसे हमेशा छोटे बच्चे तो गैदरिंग में खड़े कर देते हैं उनको। कुछ ना कुछ तो उनसे करवा लेते हैं, वो तो डांस करवाइए या नाटक करवाइए, गाना, ग्रुप सॉन्ग जो भी है। लेकिन मुझे याद है कि मेरी माँ एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, तो हमेशा ये होता था कि उनकी स्कूल छूटने के बाद वो मुझे किसी समर कैंप में या फिर कोई ड्रामा का कैंप यदि है, तो वहाँ पे मुझे वो ले जाती थी। बढ़िया, तो हाँ। मुझे याद है कि हम लोग एक बाल नाट्य का जो शिविर होता है, उसमें मैंने एक बार हिस्सा लिया था। अच्छा, यानी ये बचपन से शुरू है बचपन सिलसिला। से शुरू किया था, बढ़िया, हाँ। लेकिन वो जो यादें हैं वो मुझे बहुत ताज़ी नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने मेरा जो पहला नाटक किया था वो नागपुर शहर में 2006 में मेरा पहला नाटक हुआ था। 2006 यानी अभी करीब हाँ, 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो रहे हैं। तो तब आई वाज़ इन स्टैंडर्ड आई गेस 5th या 6th में थी मैं शायद, तब मैंने वो पहला नाटक किया था और वो नाटक की स्टोरी और ये सब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे मेरे घरवाले कहते हैं कि उस नाटक में मेरा काम बहुत अच्छा रहा। बढ़िया। तो उसके बाद में जब मैंने मेरा 10वीं कंप्लीट किया, तो उस दरमियाँ 10वीं की छुट्टियों में एक शिविर हुआ था नागपुर में, जिसमें एनएसडी के पास आउट कुछ लोग थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, उन्होंने नागपुर के एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। दिल्ली, हाँ। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के कुछ पास आउट विद्यार्थी थे, वहाँ के जो अच्छा, स्नातक थे। उसका हिंदी क्या है? मैंने राष्ट्रीय आज नाट्य पहली बार सुना विद्यालय, ये। राष्ट्रीय ये मैंने नाट्य कभी सुना विद्यालय नहीं। नई दिल्ली। हाँ। तो वहाँ के जो पास आउट बच्चे थे, उन्होंने नागपुर के कुछ रंगकर्मियों के साथ में कोलैबोरेशन करके एक कैंप लिया था, अच्छा। जो स्पेशली था थिएटर के लिए। तो बढ़िया। उसमें मुझे माँ ने वहाँ पे डाला था और उस कैंप का जो समारोह का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें कुछ एक मैंने परफ़ॉर्मेंस उन लोगों ने मेरे से करवाया था और मेरी माँ ये मुझे कहती है कि वो परफ़ॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि इस बच्ची को शायद हमने थिएटर करवाना चाहिए। ओके। तो मुझे उसकी यादें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे माँ को मेरे सारे परफ़ॉर्मेंसेस याद हैं और उसके वो बाद तो में है। फिर हाँ। नागपुर के ही एक निर्देशक हैं, उनके साथ में मैंने काम किया था और फिर 12th पास जब मैं की, उसके बाद में मैंने ये ज़रूर तय किया था स्टडीज़ में मुझे गणित से बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं चाहती थी कि किसी भी वो वैसे हालत भी में वो मैं सबका ही दुश्मन है। हाँ, मैं चाहती थी कि किसी भी हालत में मैं विज्ञान नहीं लूँगी, ये मेरे दिमाग में था। हालाँकि मेरे परसेंटेज अच्छे थे लेकिन वो मैंने तय कर लिया था और तब तक नाटक की जो रुचि है वो मुझे बन चुकी थी। बढ़िया। तो मैंने मेरे घरवालों से बात की थी कि मैं इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ
तो शुरुआत में पिताजी ने ज़रूर मुझे मना किया था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, एकदम 12वीं पास की थी। लेकिन बाद में उनसे भी बात हुई और मैंने संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद उसको कहाते, तो वहाँ पे फिर नाट्यशास्त्र विभाग में मेरे माँ ने और घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मैंने वहाँ पे मेरी एजुकेशन स्टार्ट की। तो तब मैंने ये तय कर लिया था कि मतलब ये होता है ना कि 12वीं के बाद बीए करना है, बीकॉम करना है, तो Yes. क्योंकि मैंने साइंस छोड़ना ये मेरा तय हो चुका था, तो बचा था बीए और बीकॉम। लेकिन मैंने 12th आर्ट्स लिया था, तो बच गया था सिर्फ बीए। तो मैंने ये सोचा था कि यदि थिएटर ही करना है तो मैं 3 साल में बीए में नहीं डालूंगी। फिर मैंने वहाँ पे बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम की एक डिग्री हासिल की। ऐसा कोई कोर्स होता है? हाँ, वहाँ पर ही था तब, और किसी जगह नहीं था, वहीं पर था। अच्छा। तो बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम की एक डिग्री थी, वहाँ पे मैंने एडमिशन ली। इट इज इक्विवेलेंट टू बीए, बीएससी, बीकॉम? इट इज अ डिग्री कोर्स। 3 साल का? 3 साल का डिग्री कोर्स, अच्छा। जिसमें यही है कि आपके ऑब्वियसली कंपलसरी लैंग्वेजेस तो होती ही है, लेकिन बाकी जो सारे विषय है वो सिर्फ परफॉर्मेंस से रिलेटेड होंगे। मतलब हमारा डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये 3 सब्जेक्ट थे। तो ये अभी भी चल रहा है कोर्स? हाँ, ये अभी भी चलता अच्छा। है। फिर उसी में आगे मास्टर्स किया और क्योंकि एक रास्ते पे निकल चुकी थी, फिर वो तो तय था कि अभी यही करेंगे। तो यानी आपके कहने से बार बार आपका जो ये आ रहा है, उल्लेख आ रहा है माता जी, तो इसमें आपको स्टेज पे खड़ा करने के लिए माता जी का सबसे बड़ा योगदान है, ऐसा आप मानती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, जो क्योंकि सपोर्ट बिल्कुल, हमेशा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि यदि उस समर कैंप का जो समारोह का कार्यक्रम था, उस टाइम पे यदि नॉर्मल ऑडियंस के जैसे माँ मेरी ताली बजा के अगर निकल जाती, तो शायद बात कुछ और थी। कुछ और होता लेकिन है। उन्होंने उस दिन ये महसूस किया और वो मुझे हमेशा बताती है कि जिस दिन, क्योंकि मैं मराठी हूँ, तो माझी आई तेवढं एक वाक्य नेहमी म्हणते की त्या दिवशी जेव्हा मी तुला परफॉर्म करताना पाहिलं, तर मला असं वाटलं होतं की हिची भूक खूप वेगळी आहे। ओह! हे ती मला तेव्हा म्हणाली होती। तेव्हाचं मला आठवत नहीं, लेकिन आज जब वो बताती है, तो मुझे लगता है कि किसी माँ ने इस तरीके से अपने बच्चे को पहचानना, शायद ये वही बहुत बड़ी बात हो जाती जी। है, और उसको बढ़ावा देना, हाँ। जो कि आप डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए इन सबको छोड़ के एक अलग रास्ता ले रही हो जी। और उसमें बढ़ावा देना। हाँ, और मेरी जो उसको पहचान के हाँ, वो मेरी ग्रैंड मदर है, Yes. उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, Beautiful. लेकिन क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर है, तो मेरे पापा का मन बदलने के लिए मेरी ग्रैंड मदर ने उनका इन्फ्लुएंस काम में आया। बहुत काम बहुत आया। बढ़िया। हाँ। ये जो ये तो बहुत जर्नी, यानी वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी स्मूथ जर्नी रहा आपका, आपको कोई बहुत ज्यादा ये नहीं हुआ। इसके अलावा मुझे एक ऐसा पूछना था, कई बार जैसे आपने कहा कि बचपन में हम लोग स्टेज पे, वो तो हम लोग भी स्कूल में थे तब चले जाते थे, कई बार कुछ हंसी मजाक भी हो जाता था, कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी, डायलॉग भूल गए, रो दिया स्टेज पे, ऐसे भी होता था। एक स्टेज फियर करके एक चीज होती कि आपको रंगमंच से इतने लोगों के सामने, हमने देखा है कि कई लोगों को भाषण करने में दिक्कत होती है, कई लोग स्टेज पे इतने लोगों को देख के उनका पसीने छूट जाते हैं, तो आप तो वो किरदार परफॉर्म कर रही हो जो आप हो नहीं जी। और आपको लोगों को वो जताना है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपको वो जताना है कि आप वो हो। तो वो जो स्टेज फियर है, वो एग्जैक्टली होता क्या है और उससे हम लोग बाहर कैसे आते हैं? दरअसल इसके पीछे का मुझे लगता है कि इसके पीछे का एक मेन रीजन है, यदि स्टेज फियर को ओवरकम करना है, तो इसके पीछे का रीजन है रिहर्सल। अगर हम कम रिहर्सल में है तो हम डरते ही है। अच्छा। अगर प्रैक्टिस किसी भी चीज की कम हो, कोई भी मतलब क्षेत्र में, चाहे आप गाते हो या आप नृत्य करते हो, तो यदि प्रैक्टिस कम है तो हमको डर लगता है। बराबर। अभी बस एडिशनल जिम्मेदारी ये होती है कि हमें स्टेज पे जाके बोलना भी है, दूसरों के संवाद सुनने हैं, उसके साथ में उनका संवाद खत्म होने के बाद में अपना क्यू भी देना है और रिएक्शंस भी देनी है। तो इसमें हमेशा ये होता है कि देखिए, स्टेज फियर तो होता है। आज भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो पहली लाइन बोलने से पहले एक डर जरूर होता है, लेकिन हम लोगों के, क्योंकि मैं थिएटर पढ़ी हूँ, तो हमने ये सीखा है, मेरे सारे टीचर्स ने इस बारे में मुझे पढ़ाया है कि एक फोर्थ वॉल नाम की कंसेप्ट होती है। मतलब कोई भी स्टेज को 3 दीवारें होते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हाँ। इस तरफ एक दीवार है, इधर है और पीछे एक है। हाँ। अभी हमारे सामने जो ऑडियंस बैठे हैं, तो वो यदि हम मान ले कि बीच में एक फोर्थ वॉल है, तो ऑडियंस तो है ही नहीं, तो मतलब हम सिर्फ हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो फोर्थ वॉल वाली कंसेप्ट हम लोग मतलब ये बहुत उसको बढ़िया फॉलो करते हैं।
तो मतलब ऐसा कई बार हो जाता है कि किसी ऑडियंस के साथ में, अरे ये तो माँ बैठी है, अरे ये तो भाई बैठा है, आई हाँ कांटेक्ट वैसे होता होगा ना, क्योंकि हो जाता है। आपको दिख जाते हैं वो हाँ, हो सामने। जाता है, लेकिन हम लोग फिर वो है कि वो फोर्थ वॉल यदि हम पूरी अच्छी तरीके से इमेजिन कर ले कि कोई आगे बैठा ही नहीं है, तो स्टेज फियर नहीं होता है, इसको क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए यार, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। हाँ, फोर्थ वॉल क्या है? क्योंकि ये इमेजिनेशन है, हाँ, एक्चुअल वहां पे हाँ, नहीं है। जी, जी, सो जी। हाउ यू डेवलप दैट इमेजिनेशन? एक्चुअली उसके ये लिए ना कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया वो है। ट्रेनिंग प्रोसेस से ही जाता है। हाँ। मतलब हम लोग जब स्टूडेंट थे तो कई एक्सरसाइजेस होती है, थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके के कई एक्सरसाइजेस होते हैं, जिससे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, उस तरीके का माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि वहां पे उस तरीके का माहौल ना हो। बढ़िया। हाँ। तो होता यह है कि फोर्थ वॉल यदि हमने मान लिया, तो इट इज जस्ट योर रेगुलर रिहर्सल स्पेस। अच्छा। हम जिस कमरे में रिहर्सल करते थे वही कमरा ये भी है, क्योंकि हमने मान लिया कि ये फोर्थ वॉल है और इधर वाला सारा जो इलाका है वो हमारा हर रोज वाला है, तो उसमें वो स्टेज फियर थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि वो डर तो लगता है, है, डर प्रैक्टिस के लगता है। बगैर डर तो लगता ही और होगा कभी कभार ये होता है ऑब्वियसली। कि मतलब मुझे बहुत डर नहीं लगा है, लेकिन मेरे साथ वाले अगर डरे हैं तो तो उनको भी संभालना है वो आपको। हे उनकी भगवान। भी एनर्जी काम कर वो जाती है। मेरा अगला सवाल वही था। हाँ, मीन्स वो सवालों की कड़ियों में आखिरी 2-3 सवालों में वही सवाल था कि हाँ, स्टेज के बाहर जब आप खड़े होते हो, मीन्स जैसे उसको क्या बोलते हैं वो जो विंग्स, विंग्स, जी, विंग्स में जब आप खड़े होते हो, तो आपको जाने से पहले कभी तो ऐसा दिल में होता होगा ना, चाहे आप 100 बार परफॉर्म करें, 1000 बार, कितनी भी रिहर्सल, हाँ, लेकिन वो एक जो स्टेज पे पहला कदम हम रखते, हाँ, उसके पहले अंदर हाँ, डेफिनेटली धड़कन तो बढ़ती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ती है, और मुझे तो ये लगता है कि ये हर एक्टर का होना भी चाहिए। मतलब होना चाहिए। हाँ, एक क्यों? एक बेसिक नर्वसनेस होना चाहिए, तो हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम बहुत बिंदास हो जाते हैं, तो एट टाइम्स कैरेक्टर छूटने का डर है, ये मेरा अनुभव कहता है। हर किसी का अलग हो सकता है। वो जो धड़कन बढ़ जाती है, वो कंट्रोल में आ जाती है जब हम स्टेज पे पहुँच जाते हैं, तब तक वो बढ़ ही रहे। ओके। तब तक वो बढ़ ही रहे, नहीं तो वो स्टेज पे जाने के बाद बढ़ जाती है। उससे अच्छा है विंग में वो बढ़ विंग जाए, में बढ़ जाए। तो वहाँ पे वो कंट्रोल में आ जैसे जाए। हम लोग जब माउंटेनियरिंग करते हैं, मैं करता था पहले, अभी छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन माउंटेनियरिंग के वक्त हम लोग हमेशा एक बात दिमाग में रखते थे कि डर होना चाहिए, जी। तभी तुम्हारे हाथ पैर जो ग्रिप ले रहे हो वो सही रहेगी। सो सेम अप्लाइज हियर। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बस वही है कि विंग से स्टेज तक पहुँचने तक का डर हो। हाँ। स्टेज पे पहुँचने के बाद वो तुम्हारे साथ अगर है डर, तो आप खुद भी डरे हुए ये दिख जाता है, और आप अपने को-आर्टिस्ट को भी डरा देते हैं, और वो पूरा उस दिन का कार्यक्रम खराब हो जाता खराब हो है। जाता है। बिल्कुल। बहुत सही है यार, ये तो ये फोर्थ वॉल वाला कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मेरे ख्याल से ये जो नई जनरेशन है, इनको ये सीखना चाहिए, और ये इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से जो स्पीकर्स है उनके लिए भी ये बहुत हाँ, फायदे में हो सकता है, बिल्कुल, बस ये फायदेमंद हो है कि सकता है। जिस परफॉर्मेंस में गिव एंड टेक वाली बात है, हम कुछ बोल रहे हैं और ऑडियंस से भी कुछ लेना है, वहाँ पे ये इम्प्लाई नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन हाँ, आंसर मतलब सेशन है या वैसा है, कम्युनिकेशन है, नहीं, वहां पे नहीं हो। नहीं। वहां तो आप डायरेक्ट संवाद कर रहे हो ना, वहां तो हाँ, आप अकेले बोल ही नहीं रहे हो। एग्ज़ैक्टली, अक्सर डर कब लगता है, जब आप अकेले हो बिल्कुल। और आपको 1 घंटा बोलना है या फिर आपको परफॉर्म करना है। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी होता ये है कि भले ही आप फोर्थ वॉल को फॉलो कर दें, लेकिन कभी-कभार होता है ना कि कोई एक डायलॉग मैंने बहुत अच्छा बोल दिया, तो ऑडियंस से ताली बज ताली जाती है। बजती है। तो उसको हम भूलना नहीं चाहिए। उस चीज़ को उस टाइम पे उस तालियों को लेके थोड़ा-सा रुक के फिर अगला वाक्य देना पड़ता है ना, तो फोर्थ वॉल के चक्कर में चल ही रहा है तो ऐसे। ये इट इज लाइक इट्स अ नैक। हाँ, वो एक कला है जी, कि आपको कब वो फोर्थ वॉल रखना है, कब उसको निकालना है, कब उसके यस, पार देखना है, हाँ। कब उसके अंदर देखना हाँ, है, वो सब इसीलिए एक अलग मतलब चीज है। किसी भी नाटक का जब मंचन होता है तो उसको प्रयोग कहा जाता है। इट इज़ एन हाँ। एक्सपेरिमेंट, इट इज़ नॉट इन शो। गुड। तो ये आज मैंने पहली बार हाँ, महसूस किया। मालूम तो है उसको प्रयोग बोलते हैं। हाँ, मतलब मराठीमध्ये जसं नाटकाचा प्रयोग म्हणतात, हिंदी में बोलते हैं कि आज जो हम नाटक खेलने वाले हैं, ऐसे अनाउंस खेलने करते वाले, हैं। हाँ। क्योंकि हर दिन वो अलग हो सकता है, हर ये शो अलग है, तो इसको शो बहुत कम बोलते हैं, प्रयोग या फिर खेल ऐसे उसको बोला जाता है। बा- हम्म, ये जब आप नाटक करते हो या फिर रंगमंच पे जाते हो, तो कई बार जब भी हम लोग इस पॉडकास्ट के पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपने एक वर्ड यूज किया था जो मैंने पहली बार सुना, रेपेट्री करके। जी, आपने वो भी किया हुआ है, जी। तो जरा उसके बारे में बताइए ना, क्या होता है वो? हाँ, दरअसल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में जो है, तो ये हम सभी को पता है कि वहाँ पे
डिप्लोमा कोर्स है, मतलब आप उसमें एडमिशन लीजिए और वहाँ पे आपको नाट्य शास्त्र और सिर्फ नाटक रिलेटेड वहाँ पे सिखाया जाता है। फ़िल्म और टेलीविज़न का वहाँ कुछ भी सिखाया नहीं जाता। आप जो भी वो वहाँ सीखते इंस्टीट्यूट तो हैं, मेरे ख्याल से पूना में है ना, एफटीआई? एफटीआई वाला हाँ, जो पुणे पूना में में, है। हाँ। लेकिन कभी-कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि ड्रामा इंस्टीट्यूट है तो अच्छा ये फ़िल्म एक्टिंग भी सिखाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे आप जो भी सीखेंगे वो सिर्फ नाटक का ही सीखेंगे। अच्छा। इसलिए उसका नाम है राष्ट्रीय एनएस। नाट्य विद्यालय। अभी हुआ ये कि ये है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसको कहते हैं स्कूल। हाँ। मतलब एनएसडीएंस जो कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो स्कूल के स्टूडेंट हैं। अभी एक और कांसेप्ट है जो कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी, मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल की टोली, ऐसा कहते हैं। रेपेट्री रंग मंडल की टोली। टोली, हाँ। अच्छा। तो अभी उसमें यह है कि वहाँ पे उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो ऑलरेडी ट्रेन्ड एक्टर्स हैं। अच्छा। वहाँ पे उनको सिखाया नहीं जाता है। तो बेसिकली व्हाट दे डू कि वो इंटरव्यूज़ लेते हैं और पूरे भारत से 20 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हर स्टेट का एक काउंट होना ज़रूरी है। और उनके साथ में उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो सिर्फ़ वो काम करेंगे एनएसडी के साथ में। काम करेंगे मतलब 10 से 5 में वो सिर्फ़ नाटक करेंगे। वो लोग नाटक इट्स लाइक अ जॉब। इट्स लाइक अ जॉब। 10 to 5 जॉब। हाँ, बिल्कुल 10 टू 5। और वो 10 टू 5 में आप कोई भी लैपटॉप वाला काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ़ रिहर्सल करेंगे, नाटक करेंगे। अच्छा। फिर जैसे आपको यदि पता है कि थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं, हाँ। तो फिर ये जो रेपेट्री कंपनी का जो ग्रुप होता है, एनएसडी रेपेट्री का, तो ये हर थिएटर फेस्टिवल में जाके परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा। सो बेसिकली ये प्रोफेशनल्स को हायर करके नाटक कंपनी चलती है। तो ये शुरुआत में इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कहीं से भी लोग एनएसडी कर लेते हैं या और किसी से, फिर अंत में पहुंचते हैं मुंबई में अपना काम करने वो के तो लिए। हाँ, लेकिन सबके पास में पैसों की कमतरता होती है, तो उसकी स्थापना ऐसी हुई थी कि हमारे बच्चों को हम रेपेट्री कंपनी के नाम से एक जॉब देंगे, वो उनके पसंदीदा काम में जॉब करेंगे, बढ़िया। वहीं से हाँ। पैसा कमाएंगे और वो लेके मुंबई जाएंगे। ये उसके पीछे का मकसद था। तो अभी रेपेट्री कंपनी उस हिसाब से काम कर रही है। सो बेसिकली दे हायर द ट्रेन्ड प्रोफेशनल आर्टिस्ट फॉर देयर ड्रामास। तो अभी जो लोग इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए आप बताएंगे कि हाउ टू अप्रोच, क्या कैसे होता है, उसमें जाने का बिल्कुल, तरीका एक क्या है? एक तो ये है कि जैसा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसका रेगुलर एक न्यूज़ निकलता है और नोटिस निकलता है। कौन से महीने में होता है वो? यूजुअली उसका जो जून या जुलाई में उसका निकलता अच्छा, है यानी और अभी अगस्त आएगा। से जी, हाँ। और अगस्त से वो सेशन शुरू हो जाता है। ओके। आपको 2-3 स्टेप्स को उसको क्लियर करना होता है। एक मतलब अपना डॉक्यूमेंटेशन क्लियर चाहिए। दे डिमांड, अच्छा। मतलब एक होता है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, बाकी आप वेबसाइट पे भी उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। तो आप क्लासिक नाटक को डिमांड करते हैं। ओके। मतलब जो क्लासिक, जैसे क्लासिक इंडियन सिनेमा होता है, हाँ। वैसे क्लासिक इंडियन प्लेस भी है। फॉर एग्जांपल आधे अधूरे मोहन राकेश जी का, या अंधा योग धर्मवीर भारती का, ये बादल सरकार के बादल वगैरह जो भी सरकार होते के। हैं। तो हाँ। ऐसे नाटकों में आपने काम किया चाहिए, वो उनको एक्सपेक्टेड है। और ऐसा सिर्फ वो मौखिक नहीं, उसके आपके पास में प्रूफ चाहिए, सर्टिफिकेट्स। तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ भेजना होता है। और ओके। ऐसे 10 नाटक वो डिमांड करता है। साथ में आपने किसी भी थिएटर इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, कुछ आपने वो क्लियर करना अनिवार्य है। तो यानी आपने जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो औरंगाबाद में जी, किया था, जी। तो उसका वो वैलिड है वहाँ पे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो डिग्री कोर्स है। अच्छा। तो वहाँ पे वो 2 चीज़ें अनिवार्य है कि 10 ऐसे नाटक की आपको लिस्ट देना होता है जिसमें आपने काम किया क्लासिक नाटक। उसमें हिंदी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो एनएसडी हिंदी तो भाषा में हिंदी हो में जाता चलता है। है पूरा। और उसके सारे कागज़ात आपके पास में चाहिए। फिर वो यदि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाता है, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल होता है और वो जो 10 नाटक आपने भेजे हैं, मतलब चीटिंग का कोई गुंजाइश नहीं है। उस 10 नाटक में से ही आपको उनकी मर्ज़ी का कोई भी वो कोई भी। परफ़ॉर्म करने के लिए बोलते हैं। और साथ में आपको बेसिक डांस और बेसिक म्यूजिक आना ज़रूरी है। वहाँ पे इंटरव्यू में आपको डांस भी करना होता है और आपको गाना भी होता है। वाह। तो वो बेसिक। तो यानी ये कंप्लीट आर्ट फॉर्म हो गया। जी, अच्छा, अभी बोलते-बोलते आपने कहा कि आपको 10 नाटक क्लासिक जी, आपको उनको देना है। जी। इसका मतलब आपने वो किया है रेperटरी, तो आपने 10 क्लासिक नाटक किए हुए हैं। हाँ, आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट टू मेरा थिएटर डिपार्टमेंट संभाजीनगर औरंगाबाद, क्योंकि तो वो सब उस वो चक्कर में। कौन से थे, यानी कोई ऐसे जो हाँ, बहुत मतलब नोन ऐसे कोई? जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने अंधा युग किया था, आधे अधूरे किया था, तुगलक किया था। तुगलक किया हुआ है? हाँ, फिर क्या खामोश बात है। अदालत जारी है, मतलब शांतता कोर्ट चालू है शांतता का कोर्ट चालू है किया कम। था। हाँ।
और टोमी नवेच नाम का एक बहुत फेमस नाटक है, वो हाँ हमने किया था। महेश एलकुंचवार साहब का जो नाट्यत्रयी है, हाँ वो भी हम लोगों ने वो किया यानी था। वाड़ा चिरेबंदी। बाड़ा हाँ चिरेबंदी, वो तीनों बाड़ा चिरेबंदी, मग्न तळ्याकट्टी और युगान, हाँ ये तीनों हुए थे। फिर वसंत सबनीस साहब का बिच्छा माझी पूरी करा नाम का एक बहुत अच्छा वगनाट्य है, वो भी हमने किया था। और इसके अलावा फिर एक दो जो क्लासिक नहीं है लेकिन उस टाइम पे स्टेट कंपटीशन में जीते थे, ऐसे भी हमने, अरविंद जगताप साहब का एक नी शपथ घेतु की नाम का एक नाटक है, वो भी मैंने किया था। तो ऐसी को लिस्ट हमने बना बढ़िया ली यार, थी। तुगलक आपने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। मीन्स इन सब में मुझे तुगलक मैंने देखा हुआ है, इसलिए मुझे हाँ मालूम है हाँ। कि एक तो वो सर भारी हो जाता है बाद में, जी जी। तो उसमें काम करना। हाँ, हालांकि तो उसमें मैं बहुत मेन कास्टिंग में नहीं थी जब हमने तुगलक किया था। कभी कभार होता है ना, प्राइमरी कास्ट और सेकेंडरी कास्ट डिसाइड हाँ हो हाँ जाती हाँ थी, हाँ। तो उसमें मैं प्राइमरी कास्ट में नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसका मैंने रिहर्सल किया था तो आई वाज गो थ्रू विद इट, तो मेरा उसका थोड़ा बहुत सही। अभ्यास हुआ था। तो ये जो आप कास्टिंग, ये जो काम करते हो, कभी आपने अभी इतना किया हुआ है, जी आपका मेरे ख्याल से 15-16 साल का हाँ एक्सपीरियंस है आज, जी। इसमें कभी ऐसा हुआ है कि एक रोल आपके लिए डिसाइड किया गया था कि श्वेता आप ये रोल करने वाली हो, और अभी बस कल से रिहर्सल शुरू होने वाली है या परसों से रिहर्सल शुरू होने वाली है और आज आपको ये बताया गया कि आप ये रोल नहीं कर रही हो, ऐसा कभी इतने लंबे करियर में आपके साथ हुआ? अम, नहीं, ऐसा तो एकदम डायरेक्ट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट्स की वजह से कुछ नाटक को मैंने छोड़ दिया, या किसी ने आपने मुझे, छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया। ओके। कभी किसी ने, आगे वाले ने मुझे छोड़ दिया कि शी इज डिमांडिंग फॉर मनी, क्योंकि मैं सीखी हूँ तो रेम्यूनरेशन, वो सारे जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स तो होते हैं। ऐसा कैसे फोकट में कैसे करेगा कोई, क्यों करेगा? हाँ, मतलब किसी-किसी को लग सकता है, लेकिन हाँ, एक मैं किस्सा ज़रूर बताऊँगी। जब मैं स्टूडेंट थी, मुझे लगता है मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में थी उस टाइम पे। तो तब जो मैंने अभी नाम लिया था, वसंत सबनीस साहब का हम्म। बिच्छा माझी पूरी करा है नाटक, हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। तो तब वो, जब वो नाटक का प्रैक्टिस शुरू हो गया तो डायलॉग और सीन सब गो थ्रू चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे हुआ था कि मुझे ये पता चला कि उसमें मुझे लावनी करनी है, जो मराठी डांस होता है। लावणी डांस करना लावनी है, हाँ डांस। हाँ। और तब क्योंकि छोटी थी मैं, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, तो मुझे लगा नहीं, लावनी नहीं करूँगी मैं। अच्छा, वो थोड़ा एक नहीं, अलग इसमें लावनी कुछ चला अलग जाता है है। और वो थोड़ा हम्म। चीप है शायद, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। तो अच्छा। और थोड़ा शुरुआत से मैं अब बोल पाती हूँ अच्छे से, तो मैंने मेरे डायरेक्टर साहब को कह दिया था कि हम इतना एक लावनी के लिए किसी और लड़की को हायर करेंगे उस नाटक के, बाकी डायलॉग और ये सब मैं करूँगी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों, तुम क्यों नहीं लावनी करोगे? तो मैं कहती नहीं, मैं लावनी नहीं कर सकती, एक्टिंग करूँगी ऐसा। तो उन्होंने मुझे पूरी क्लास के बट वो सामने, डांस का फेयर था या लावणी एक पार्ट, जब जो पहले माना नहीं, जाता था लावणी कि अच्छी लावणी नहीं थोड़ी होती सी थी। अच्छी नहीं होती, ऐसा हाँ, जो नहीं, ये दिमाग में पहले, थोड़ा अच्छा, लगता था उस कि वजह से हाँ, सिर्फ। बस। हाँ डांस तो मेरा मतलब, मैं भरतनाट्यम सीख रही थी, हाँ। डांस मेरा चल रहा था, तो डांस का फियर वाला नहीं था। मुझे तो लावणी कुछ चीप है, वो हम नहीं करेंगे। अच्छा। हम एक्टिंग करना चाह रहे तो हम वही करेंगे, लावणी नहीं करेंगे। हाँ। मतलब वो मुझे लगता था मैं नाचूंगी, सब लोग ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, नहीं। वो नहीं समझ पाई कि इट इज अ परफॉर्मेंस, तब मुझे यस। पता नहीं था। तो मैंने मेरे डायरेक्टर साहब को बोल दिया कि मैं तो लावणी नहीं करूँगी, वो नहीं करो। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करेगी तुम लावणी? तो मैंने बोला नहीं, लावणी थोड़ा सा अलग लगता है। तो फिर उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने ऐसे बोला था कि तू कभी भी जिंदगी में अच्छी कलाकार नहीं बन पाएगी, ऐसा उन्होंने उस दिन मुझे बोल दिया, और पूरे मतलब क्लास के सामने। तो वो नहीं, काफी मुझे ह्यूमिलेटिंग हुआ होगा मुझे ना? बहुत बुरा सवाल ही लगा। नहीं। इट वाज वेरी वेरी इंसल्टिंग। मुझे लगा ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि आई वाज डूइंग बेस्ट विद माय एक्टिंग स्किल्स। तो मैंने बोला क्यों आप बोल रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम डायरेक्टर को चॉइस दे रही हो, ये करेगी ये नहीं करेगी। दूसरा, जिस रीजन की वजह से चॉइस दे रही हो वो बहुत घटिया रीजन है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं इसके बारे में कुछ करती हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि थोड़ा परफॉर्मेंस में अच्छा कर रही थी तो शायद, और स्टडीज में भी अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे बोला 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर लावनी प्रिपेयर करके तुमने दिखाया तो तुम इस नाटक में काम करोगी, वरना नहीं करेगी। तो मैंने वो सीखा, और उसके हमने कम से कम बिच्छा माझी पूरी करा, इस नाटक के हम 20 से 25 शूट किए बाद में। आज आपका लावणी के बारे में क्या ख्याल ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तब मैंने है? तो बताया यानी इट कि इज ऑलमोस्ट 180 मैं डिग्री छोटी थी और मैं चेंज। समझ नहीं पाई। मुझे लगता था कि, क्योंकि एक तो क्या होता है, मैं क्लासिकल डांस ऑलरेडी सीख रही थी, हम्म। तो थोड़ा सा वो हमेशा युद्ध होता है क्लासिकल हाँ, डांस और फोक डांस फोक और डांस का। इसमें। तो मुझे लगा हाँ, भरतनाट्यम से लावणी का भी करा रहे, लेकिन आई वाज वेरी रॉन्ग। बट उसके लिए भी बहुत ज्यादा स्किल और हाँ बहुत ज्यादा बैलेंस, बॉडी का बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाँ लावणी, जो जितनी मैंने देखी है। हाँ, मैंने उस एक नाटक के लिए वो लावणी सीखी,
और उसका मुझे उस ह्यूमिलिएशन का मुझे फायदा इतना अच्छा हुआ कि उस टाइम पे जो मैंने लावनी प्रिपेयर की थी वही लावनी मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इंटरव्यू में करके दिखाई थी, क्योंकि मुझे वो एक ही लावनी आई थी। बढ़िया, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर एट दैट टाइम। गुड। नहीं तो शायद वो उस तरीके से इंसल्ट हाँ, नहीं वही है ना, कोई तो मैं एक करती एक पॉइंट होना चाहिए, जी सो दैट इज इम्पोर्टेंट। जी आपने जैसा बोला वो तुगलक का आपने बोला था, आपने कई क्लासिक नाटक भी किए, जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक किरदार जो आपका ही नहीं किसी और का भी किरदार हो, या फिर आपने जो किया है वो कभी आप पर हावी हुआ है कि ये किरदार ने आपको, ऐसा कई बार होता है कि हमने इंटरव्यू में देखा है, मैंने तो कभी परफॉर्मिंग आर्ट में मैं तो हूँ नहीं, जी तो हमने इंटरव्यू में कई बार सुना है कि इस किरदार ने मुझे सोने नहीं दिया, इस हाँ किरदार ने मेरे को झकझोर दिया था, हाँ इस किरदार ने मुझे बहुत तकलीफ दी। हाँ। तो कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई किरदार आपके ऊपर हावी हुआ है? एक्चुअली टू द डायरेक्ट मीनिंग हावी हुआ ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ तकलीफें बहुत हुई है। झकझोर दिया हो हाँ, अंदर से 2-3 पूरा? ऐसे किरदार हैं, जैसे एक मैंने रत्नाकर मतकरी साहब का सांगाती अच्छा। नाम के एक वन एक्ट प्ले था। तो उसमें एक अंत में ऐसा सीन होता था कि उसका जो भी पार्टनर है वो उसको फाइनल बाय बोल के उसको वो निकल रही है वो खुद। तो उस टाइम पे आई वाज क्राइंग और इतना मैं कंट्रोल नहीं कर पाई रोना। तो नाटक खत्म भी हो गया, ताली वाली बजती रही और मैं मेरा रोना वो करने मुझे बहुत उसमें तकलीफ हुई उस नाटक की। लेकिन हम लोग ना इस चीज को थोड़ा सा गलत समझते हैं। यस। मतलब यदि हम वापस नहीं आ पा रहे तो फिर हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। ये एक मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और ये तो दूसरा हाँ नहीं, ये जो आप बोल रही है बहुत सही बोल रही है कि वापस नहीं आ रहे, लेकिन हर किसी को वो स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड, मीन्स जैसे रंगमंच से उतरे आप कि यू आर इन पब्लिक, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यू कैरी दैट, वो जो है वो आप उसको कैरी करते हो और फिर वो काफी दिनों तक आपके साथ में रहता है। मैं उस हिसाब से आपको पूछ रहा था कि ऐसा हाँ। कोई कैरेक्टर जिसने काफी दिनों तक आपको, आपके दिमाग को ये करके रखा कि नहीं यार ये कुछ तो अलग किया मैंने, या ये ऐसे कैसे हो सकता है, यानी जैसे अगर कोई एक सपोज अपन मान ले कि कोई किरदार है जिसने पिक्चर में खून किया हो, तो वो उसके दिमाग में रहता है कि मैंने उस लड़की का खून किया, और पिक्चर में है, एवरीथिंग इज इन पिक्चर, बट वो जो उसको जो फील होता होगा, तो ऐसा कोई, वो उस हिसाब से मैं पूछ रहा था अच्छा। कि किसी ने आपको कैरी किया है क्या, क्या किसी कैरेक्टर को आपने काफी दिनों तक? नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ शायद। तो अभी आना है इसका मतलब वो हाँ, कैरेक्टर मतलब आना है। नहीं, कभी कभार क्या होता है उसकी मतलब कॉइन की दूसरी बाजू है कि कभी कभार कोई कैरेक्टर मिलने में ही देर लगती है। तो अच्छा, ऐसा मुझे जरूर हुआ है। मतलब क्या मीन्स कैसा मतलब हुआ? हाल फिलहाल में हम लोगों ने नागपुर में बादल सरकार का एक सारी रात नाम का एक नाटक हाँ, वो किया देखा है था। मैंने, हाँ। तो उसमें ये हुआ था कि मतलब नाटक पूरा सेट हो गया और मुझे लगता है हमने पहला शो जो उसका था 2 दिसंबर को किया था 2019 में। हम्म। तो मुझे याद है कि मेरे जो को आर्टिस्ट है उसमें से एक सीनियर दादा है, उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे कुछ हल्की सी टिप दे दी थी, इसको इस तरीके से तुम करके देखो। ये होता था कि यार सब हो गया, डायलॉग पूरे याद है, लेकिन कुछ है जो अभी जम नहीं रहा है ठीक से। अच्छा ये पता था कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उतना ऑडियंस को अच्छा लग जाएगा बाय हाँ, दिस टाइम, क्योंकि 2019 मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, तो मैं अभी काफी काम कर चुकी थी। तो अभी उतना एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ चाहिए इतना काम करने से वो जम जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। हाँ जम जाएगा, ऑडियंस को अप्रिशिएट ऑडियंस कर लेगा और इट विल बी गुड। लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था। तो कुछ मुझे याद है वो सबसे नाटक बड़ी में बात है मेरे ख्याल से परफॉर्मिंग में, जी कि खुद भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्चुअली होता यह है कि वो एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि जब वो कंफ्यूजन होता है एक्टर्स का, हमको लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, दरअसल बराबर। होता ही है कि आपका कैरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग गुड वे। आपका कैरेक्टर आपके साथ नहीं है, हम सोचते हैं कि एक्टर सेटिस्फाइड है, वैसा नहीं होता है। नहीं, ये बात थोड़ी डिटेल हाँ में मतलब इन द बताइए, सेंस ये जैसे थोड़ा बहुत अलग बात है ये। हाँ सर, ये कैरेक्टर एक्टर वाले हाँ हिस्से के लिए हमको दूसरा इंटरव्यू करना पड़ेगा। नहीं, ये वो बहुत करेंगे बड़ा अपन चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर उसके लिए मतलब दूसरा फॉर करेंगे, एग्जांपल बट जैसे जस्ट हाँ जैसे कोई एग्जांपल। कैरेक्टर के साथ मैं काम कर रही हूँ है ना, तो वो कैरेक्टर समझ लिया, उसको परफॉर्म किया, सब ठीक है, सेटिस्फाइड भी लग रहा है, तो दैट मीन्स सब ठीक लग रहा है। लेकिन जिस दिन ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो नहीं जमा है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं,
तो दैट इज उस कैरेक्टर के जिंदगी का कोई एक हिस्सा है, या कोई एक कैरेक्टर का भाव है, या उस कैरेक्टर की कोई इमोशन है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कैरेक्टर डिससेटिस्फाइड है, सो यू आर डिससेटिस्फाइड। तो वो एक कुछ मजेदार चीज है कि वो मिसिंग थी, और फिर मुझे शायद नाटक के तो 4-5 दिन पहले वो मेरे जो मिला। शिक्षक है उन्होंने जस्ट एक मेरे को टेक्निक दे दी थी, अब वो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहती नहीं नहीं, मेरी दैट्स technique, ओके, इट इज योर कि उसको पर्सनल। उसको इस तरीके से करके देखो। और उसके बाद फिर जो वो पहला परफॉर्मेंस हुआ, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज भी नागपुर में उस नाटक की बहुत चर्चा होती है, और मेरे जो सारे को आर्टिस्ट रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उन सभी को जब भी हम मिलते हैं ना, तो कोई ना कोई 10 में से कोई एक बंदा उस नाटक का नाम निकाल देता है। नहीं वो है, अच्छा मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे ख्याल से निखिल आपके साथ में था जी, उसमें, निखिल उसमें टोंगे। निखिल हाँ टोंगे साहब है, और समीर हिजिक साहब है। हाँ, 3 लोगों का ही है हाँ, तीन। ना। हाँ, जी। दैट इज वेरी गुड। इसमें जैसे अब ये परफॉर्मिंग आर्ट है, इसमें कई बार हम बहुत सारी चीज़ें, बुरी चीज़ें भी सुनते हैं, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, क्या कह सकते हैं उस फ्रेटर्निटी का, बोलिए या कुछ। इफ यू डोंट वांट टू आंसर, यू कैन अवॉइड गिविंग आंसर, बट एक महिला करके कभी आपको कोई दिक्कत हुई, या कभी ऐसा हुआ कि अरे यार क्यों मैं इस फील्ड में आई, कभी फील्ड में मीन्स नॉट एज एन परफॉर्मेंस के हिसाब से, बट कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज हुई है? इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट यू कैन, बट अगर आप कहेंगी तो मेरे ख्याल से ये जो नए लोग हैं इनको कुछ इसमें से सीखने मिलेगा कि ऐसा कभी हुआ है क्या, और अगर यदि हुआ है तो हाउ यू ओवरकम इट, उसमें से क्या है, क्योंकि एक महिला होने की वजह से काफी चीजों की दिक्कतें आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उस इसका आर्ट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर है तो फिर आपको वो कैसे, मीन्स हाउ यू शुड बिहेव, एक लाइन आपको खींचनी पड़ती है। एक्चुअली क्या है कि हम जब काम करते हैं, तो क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी, ये जो वर्ड है, ये हम लोगों ने माना है और उस हिसाब से वो चल रहा है, ठीक है? कोई विरोध नहीं करता है महिलाओं को काम करने के लिए, नहीं थोड़ा सा फैमिली इनसिक्योर जरूर होता है, उनके विरुद्ध नहीं जाते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे पापा जो है वो इनसिक्योर थे। अच्छा 12वीं के बाद एकदम हॉस्टल जाएगी, छोटी सी लड़की है, कैसे भेजेंगे ये। शायद मेरे बड़े भैया है, उनके साथ ये होता तो शायद वो नहीं होता। दैट इज इनसिक्योरिटी व्हिच कम्स फ्रॉम द सोसाइटी। और दूसरी वही, इसीलिए मैं ये सवाल अभी पूछ रहा था। आते हैं, आपने जो दूसरा सवाल किया कि, तो इसीलिए इसी रीजन में अभी भी नाटक सीखने के लिए लड़कियों को भेजने वाली अभी भी संख्या कम है, क्योंकि एक तो इनसिक्योरिटी ऑफ शी बीइंग अ गर्ल, और दूसरा इनसिक्योरिटी ऑफ द करियर। इसमें वो तो एक बात है ही, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्योंकि आप महिला है इसलिए आपको किस तरीके का कुछ तकलीफ हुई है क्या, दिक्कतें आई क्या, मीन्स ऐसा? हाँ दिक्कतें तो हाँ डेफिनेटली आती है। एक होता है कि हमें, उदाहरण के तौर पे, हमें डेफिनेटली पता है कि आगे वाले बंदे को हमें शायद इंटरेस्ट है, ये हम समझ जाते हैं, लेकिन हमको उनके साथ काम करना होता है, क्योंकि वो काम करना होता है। अभी हमको उनके साथ में इंटरेस्ट है नहीं है, दैट डजंट मैटर। तो ऐसे दिक्कतें आती है, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए आपकी परवरिश कैसी है, आपके माँ ने आपको क्या बताया है, किस तरीके से आपको बड़ा किया है, और आप कितने अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वो एक लाइन जो मैंने बोला कि लाइन एक खींचनी पड़ती है, तो उस बारे में आप क्या, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन, उनको आप क्या बताएंगे कि ठीक है माँ की परवरिश है, घर वाले आपके साथ है, ये तो है ही, लेकिन आपका एक सेल्फ बिलीव भी तो होता होगा ना, सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि वो लाइन आप कैसे खींच सकते हो? हाँ बिल्कुल, सेल्फ बिलीव तो है। मुझे लगता है यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। आपको समझना चाहिए आगे वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने बिना बोले आपको समझना चाहिए। और ये बहुत काम करके और बहुत अनुभव लेके हर जगह पे ऑब्जर्व कर करके ये चीजें समझती है। अब रही बात वो लाइन की, तो वो ये आता है कि मतलब यदि आप, कोई आपको शेक हैंड कर रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ अनुभव लेने की बात है, मतलब इसको जिक्र करना, इसको बयां करना काफी मुश्किल है। अच्छा, सिर्फ ये नाटक के लोगों के साथ ही ऐसा नहीं होता, नहीं ये हर फील्ड में है, हर फील्ड में। और एक्चुअली परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उनके साथ में ये डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि लोगों के साथ, लोगों के बीच में जाके काम करने वाला जो एक माहौल होता है, वो किसी भी सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, उनके साथ ज्यादा है। तो बाकी के लोगों के साथ में डेफिनेटली एक लाइन ऑटोमेटिकली दी हुई है।
हमको लोगों के बीच में जाके काम करना है, जो और भी आपको परफॉर्मेंस। देर रात तक रिहर्सल्स चलती है, हाँ, तो कई बार वो यानी आपको उनके साथ ही रहना है। कई बार आप अगर टूर पे जाते हैं तो वही लोग साथ में होते हैं, बिल्कुल, वही सब ले ये होता है। बिल्कुल, लेकिन होता ये है कि ये मैं बात सच में क्लियर करना चाहती हूँ कि हम जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक ही ग्रुप के साथ काम करें, बराबर आप हर है, जगह काम करते हैं। अलग-अलग ग्रुप इफ यू से। आर गोइंग टू बी अ फ्रीलांसर इन फ्यूचर तो आप हर जगह काम करते हैं। लेकिन हमने हमारी मर्यादा यदि पहचान ली खुद ने, तो आगे वाला भी आपको रिस्पेक्ट ही देता है। मतलब मुझे ये कभी भी ऐसा लगा नहीं, और जितने भी टीम मेंबर्स होता है, नाटक में जितने भी पुरुष काम करते हैं, जब कोई ऐसा टूर है, तो वो एक्स्ट्रा केयर लेते हैं अपने ग्रुप के महिलाओं का। क्या बात ये है! डेफिनेटली होता है। बाहर का मुझे माहौल नहीं इट इज़ पता, मैं गुड, शुरुआत से नाटक इट इज़ गुड यू हैव दिस एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत और अच्छी होता बात है। है ये। हर लड़कियों को बस ये है कि आप लड़कियों को अपनी मर्यादा पता रहना चाहिए, और आगे वाला भी उसको समझ लेता है, इतना दिक्कत नहीं है। तो यानी हम अभी के जनरेशन को ये कह सकते हैं कि बी ओपन, बी फ्रैंक, बट देयर शुड बी मीन्स फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर गर्ल ओनली, इट्स आल्सो फॉर बॉयज। हाँ, फिर वो बच्चन साहब का पिक्चर आ जाएगा उसमें, हाँ, नो मतलब मीन्स नो वाला। वैसे वो नहीं है, लेकिन यू शुड नो योर लिमिट्स एंड लाइन। एवरीबॉडी मीन्स everybody should, फॉर बॉयज, फॉर everybody गर्ल्स, should. बोथ। It is a give and take, right? हाँ, आप ऑब्वियसली यू गिव किस रिस्पेक्ट एंड तरीके से आगे वाले को वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं, उसी तरीके से वो रिसीव करेगा। तो वो समझ में आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आपने इतना सारा काम किया है, अभी आपको इतने सारे साल हो गए। जी। ऐसा कोई नाटक है कि जिसको करने के लिए आपने बोला हो, वो लावणी वाला प्रसंग तो छोड़ दीजिए, उसमें वो एक डांस था जो आपको पता नहीं था तब कि वो इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। लेकिन कोई नाटक आपको लगा कि पहले ऐसा लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, या वाइस वर्सा कि पहले ऐसा लगा ये क्या है, ये नाटक है क्या है, लेकिन बाद में आप जब आपने वो रोल आपके हाथ से गया या फिर आपने किया, तो दोनों केस में कि जब आपको लगा हो कि आह क्या बढ़िया नाटक है, और उसके बाद में फिर वो रोल आपने किया और बाद में लगा क्यों किया, हाँ, या फिर वाइस वर्सा कि नहीं यार ये कोई खास मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में वो देखने के बाद जब आप एज अ ऑडियंस आपने वो देखा, तो जब आपने वो देखा तो आपको ऐसा लगा कि अरे यार नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा कभी हुआ इन दोनों केसेस में? हाँ, मतलब मेरा ग्रेजुएशन का अगेन सेकंड ईयर ही था। मुझे नाटक समझ में नहीं आ रहा था तब तक, मैं सीख रही थी। लेकिन तब हमारे डिपार्टमेंट में एक नाट्य महोत्सव होता है। एक मिनट मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। जी। नाटक समझना क्या है ये समझाइए थोड़ा। एक तो हमको ये उसमें देखना होता है कि ये इट इज ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। हाँ। मतलब जो भी स्क्रिप्ट आई है वो हम उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन दरअसल वो किसी की जिंदगी की कहानी है। बराबर। तो यदि वो जिंदगी की कहानी है, हाँ, फुल स्टॉप, हाँ, वो सच है, फुल स्टॉप, हाँ, और यही है हाँ, अंतिम फुल स्टॉप, ये मान लिया तो वो समझ में आ जाता है। अच्छा, हम उसको लॉजिक के साथ जोड़ते रहेंगे, अरे ऐसा कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, तो हाँ, हाँ। डायरेक्टर जोड़ेगा क्योंकि उसको उस तरीके से उसको, हाँ, कंपोज करना है। लेकिन एक्टर को ये पूरा मानना ही है कि दिस इज रियल। आपको फेक अच्छा, लगेगा तो वो नाटक आप समझ नहीं पाए। जैसे मैंने जब तू भी नवेश नाटक किया था, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि नाटक समझ आया था क्योंकि मुझे लगता था क्या ही है ऐसा, कुछ भी है इसमें। ऐसा थोड़ी होता है इतने लड़कियों को वो ये कर रहा है। इतने लड़कियों को फंसाता है, सबके पैसे चुरा के भागता है, कोई उसको पकड़ नहीं पाता है, और अंत में कोर्ट में वो खुद की केस खुद लड़ता है। ये ऐसा काम होता है। बराबर, क्योंकि हाँ। तब मैं वो समझ नहीं पा रही थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि एक्चुअली ऐसा कुछ घटना हुई है। इट इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, हाँ। तो तब मैं जब वो नाटक कर रही थी तो उसको मैं मतलब कोई एक और मेरी सीनियर है वो उसमें करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें से हट गई और उसमें मुझे लिया गया। अच्छा, अब मुझे कोई पता नहीं था, उसमें मैं सुनंदा दातार नाम का एक किरदार हाँ, करती हाँ, हूँ। हाँ, वो नाटक मुझे लगा कि क्या है ये, क्यों कर रहे हैं अपन इसमें, मतलब क्या करना है। वो बताती है कि कैसे उसने मुझे मेरा भरोसा तोड़ा और कैसा मैं सब बर्बाद हो गई। यस, मुझे वो बहुत फेक लगा सब कुछ। लेकिन जब मैं रिहर्सल प्रोसेस में गई और जब नाटक पूरा हुआ और उसके बाद में सारे लोगों ने उस बारे में काफी तारीफ की, तब मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली ये फेक हमें लगा था, लेकिन सबने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। तो तब मतलब आपने जैसे कहा कि मेरे हाथ से नाटक छूटा तो नहीं, लेकिन क्यों करना ये, इस चक्कर में मैंने एक नाटक पकड़ ये लिया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपने वो पहले पूरे मन से वो एक्सेप्ट नहीं किया था रोल को। नहीं नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती थी। अच्छा,
मुझे क्या रोते बैठना है और कोर्ट रूम में खड़े हो जाओ और अपना पूरा बताते रहो, तो मैं उसको करना नहीं चाहती थी। लेकिन जब रिहर्सल शुरू हो गई और फिर जो वो मजा आया कि फ्लैशबैक हो रहा है और फिर हम लोग सेट बदलते थे, कॉस्ट्यूम बदलते थे। मतलब मेरे जिंदगी में पहली बार साड़ी को कैसे ड्रैप करते हैं वो उस नाटक की वजह से मैं सीखी, क्योंकि कुछ सेकंड में हम उसको चेंज करते बराबर थे। है, हाँ। तो उसके बाद में जो मजा आया फिर वो बहुत अच्छा था। शुरुआत में मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। गुड। एक वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, सो आई जी। जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपने आज हम जब एनएसडी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मैंने नाम सुने, इतने जी। बड़े बड़े नाम सुने, अलकाजी जी थे, जी। बादल सरकार थे, या फिर सत्यदेव दुबे। सत्यदेव दुबे को तो मैंने उनका नाटक पूना में देखा हुआ है। सो ये लोग बहुत बड़े बड़े, इनके नाटक भी ऐसे हैं जो 2-3 बार देखने पड़ते हैं तब जाके आपको समझ में आते हैं। क्योंकि एक अचलायतन करके एक, मेरे ख्याल से एक नाटक था जो ठाकुर ने लिखा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो सत्यदेव दुबे ने किया था, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा। और काला पगला घोड़ा, क्या बादल सरकार का एक है, नाटक वगैरह। पगला घोड़ा है ना? जी। काला घोड़ा तो मेरे ख्याल से हाँ, मुंबई हाँ, का हाँ, फेस्टिवल। हाँ। तो कभी आपको क्या लगता है कि ये लोग की सोच क्या होती होंगी जब, अभी आप उस फील्ड में इतने सालों से काम कर रही है, तो ऐसा अलग सोचने के लिए क्या कुछ स्पेशल आपको पढ़ना पड़ता है, कुछ अगल बगल में देखना पड़ता है, आपका सराउंडिंग क्या है, या फिर ये ऐसे ऐसे नाटक कैसे हो सकते हैं, यानी आपको क्या, आप उसके बारे में क्या बोल सकती हम्म, हाँ, डेफिनेटली पढ़ना तो पड़ता है। हम यदि पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब सिर्फ स्क्रिप्ट ऐसा नहीं, हैं? इन जनरल यदि रीडिंग कम है तो ऑब्वियसली उतने विचार हम कम कर सकते हैं। मतलब बराबर। वैचारिक आपकी जो भूख है वो ज्यादा अगर नहीं है तो फिर आप बहुत डिफिकल्टीज को आप बोर करके छोड़ देंगे, उसको डिकोड नहीं करेंगे। वैचारिक भूख अगर बड़ी है, बढ़ रही है और उस हिसाब से आप ज्ञान को लेने की कोशिश यदि कर रहे हैं तो आप उसको डिकोड कर सकते हैं। अभी होता यह है कि देखिए फर्क है, नागपुर में जो भी हम नाटक कर रहे हैं तो ऐसा 24 घंटे का माहौल तो नहीं होता है ना। बराबर, हाँ। यहाँ पे जो हम काम करते हैं तो हम राज्य नाट्य में काम करते हैं, कंपटीशन में काम करते हैं, तो हम कितना घंटा काम कर सकते हैं, महज आप मानिए 7-8 घंटा, ज्यादा से बस। ज्यादा। लेकिन जब हम इस तरीके के इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, जैसे जहाँ मैंने एजुकेशन की है नाट्यशास्त्र विभाग में, तो हम उठते ही थे नाटक करने के लिए, सोते वक्त भी नाटक ही करते थे। 24 घंटे उसी में रहते चौबीसों हैं। घंटे अगर उसी में है तो ऑटोमेटिकली आपकी विचार करने की जो पद्धति है वो बदल जाती है। एटमॉस्फेयर बहुत उसमें मैटर करता है, और तो आप किन के साथ में है, सराउंडिंग में कौन है, हाँ, वो तो बहुत बहुत मैटर बहुत है। चीजें। एक अकेले को बहुत समझ में आ रहा है और बाकी के लोगों को कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक कि आप नया वाला गोलमाल पसंद कर रहे हैं कि पुराना वाला गोलमाल पसंद कर रहे हैं। तो आप किन के साथ बैठे और क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको बहुत depend पर्सनली करता है। स्पीकिंग, मैं तो पुराना वाला गोल पसंद करूंगा। हाँ। अमोल पालेकर वाला। तो इसीलिए वो इस हिसाब से चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या फिर जहाँ पे भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है या फिर जहाँ से मैंने पढ़ाई या पुणे में वहीं पे बहुत गजब के नाटक होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जो भी जहाँ पर भी उस नाटक को समझ उसको डिकोड कर ले, फिर उसको कोई किसी इंस्टीट्यूट के स्टैम्प की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो तो है, अल्टीमेटली इट्स एन आर्ट। जी। तो जो जिसपे किसी की मेरे ख्याल से मक्तेदारी नहीं होती जी। है, किसी का मोहर नहीं लगा है, बस ये आप है कुछ कि भी लिख आप सकते हो, कहाँ पे कर रहे हैं और किनके साथ में है, वो बहुत उससे बहुत मायने मायने रखता रखता है, होगा। बिल्कुल मायने रखता है। तो पढ़ाई आपके हिसाब से बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब हम और क्या करें हमें पता है, हाँ, ब्लाइंडली चल रहा है ऐसा नहीं होना। तो जहाँ तक मुझे पता है आपका जॉब भी अभी उसी में चल रहा है, जी। कॉलेज में आप पढ़ाती है, तो वो क्या मीन्स, आप नाटक पढ़ाती है, एक्टिंग पढ़ाती है, क्या है वो? मैं पीएनबी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमारे यहाँ पे बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स नाम का एक कोर्स चलता है जहाँ पे एक्टिंग और थिएटर एंड स्टेज वर्क ऐसे 2 स्पेशलाइजेशंस है। अच्छा, तो वहाँ पे हम थिएटर पढ़ाते हैं। तो बहुत मेरा सही। जो टीचिंग और मेरा जो लाइन है विद गॉड्स ग्रेस एंड विद माय पेरेंट्स ग्रेस, वो शुरुआत से अभी तक वही चल रहा है, आगे का नहीं पता। तो अभी ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम वो उस बात पे पॉडकास्ट करने वाले जो आपने बोला कि वो बहुत लंबी चीज है, उस पे हम करेंगे बाद में। एक आखिरी सवाल मेरा, आप स्टूडेंट भी रह चुकी है परफॉर्मिंग आर्ट की, और अभी आप टीचर भी है, तो ये दोनों जो आप रोल निभाए, आपने जो दोनों रोल निभाए, टीचर कितने सालों से हैं आप? मैं वहाँ पे 2015 से पढ़ा रही हूँ। मीन्स ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए अभी 8 साल। वो आप पढ़ा रही है, जी। और उतने ही मेरे ख्याल से 5-6 साल आपने
पढ़ा है, ठीक है। तो ये 2 रोल में आपको क्या कुछ डिफरेंस है? मैच्योरिटी लेवल तो खैर इतने सालों से आप काम कर रही है तो वो तो एक बढ़ गई होगी नाटक को लेके। तो आप एज़ अ पर्सन, थर्ड पर्सन, आप इन 2 रोल को कैसे देखती हैं? एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ टीचर? मुझे लगता है कि मैं ना बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए मैं बहुत अच्छी टीचर बनती हूँ। क्योंकि दैट अच्छी इज़ वेरी स्टूडेंट मतलब गुड, हाँ, इट्स क्योंकि वेरी नेसेसरी। मुझे पढ़ना था बहुत बराबर। मैं वहाँ गई थी पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त नहीं थे, कोई मज़े नहीं किए, बिल्कुल, वो तो सब ज़िंदगी में चलते रहता करता है। ही है। लेकिन मैं बहुत जी-जान से पढ़ना चाह रही थी, मैंने बहुत पढ़ा, खुद के नोट्स निकाले और उसी नोट्स के ऊपर आज भी मैं उनको पढ़ाती हूँ। बढ़िया। हाँ, ये डेफ़िनेटली है कि मेरी अभी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा ज़रूर होता है क्योंकि मैं बहुत घूमी हूँ। हाँ, जैसे थिएटर फेस्टिवल एनएसडी का होता था, तो हम बहुत जगह घूमे हैं। फिर संभाजी नगर के साथ में हमने बहुत कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। सवाई गंधर्व हो, सकाळ करंडक हो, मतलब काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, तो उनको एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं, तो बच्चों का चेहरा मोटिवेटेड दिखता है, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। और जो गर्ल्स है मेरे कॉलेज में जो महिला विद्यार्थी है, उन्हें तो डेफिनेटली बहुत अलग लगता है। वो बहुत इंस्पायर हो जाती है कि अच्छा खुल के बात कर सकते हैं, इसमें आप करियर कर सकते हैं। हम हमेशा वो विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप एक्टर आगे जाके इन द काइंड ऑफ स्क्रीन नहीं बन पाए, हाँ, तो आप टीचर बन सकते हैं। यू कुड बी इन द सेम फील्ड, आपको ज़रूरत नहीं है नाटक छोड़ने की। तो ये विश्वास तो मुझे ये लगता यानी है हम लोगों की वजह से बच्चों को मिलना यानी चाहिए। आपके रूट्स वहाँ पे अभी तक जुड़े हुए हैं, डेफिनिटली, पूरी तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं आज भी कहीं पर भी ऐसे आपको अभी फॉर्मल इंटरव्यू चल रहा है काइंड ऑफ, लेकिन हम कहीं पर भी ऐसे ही सबके साथ में बात करते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को हमेशा बोलती हूँ, जो भी है, जितना भी कर पाई हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट थिएटर डिपार्टमेंट संभाजीनगर औरंगाबाद। तो डेफिनिटली। मैं लास्ट बोलते-बोलते क्वेश्चंस बढ़ाते जा रहा हूँ बट ये अभी सही में लास्ट है। थिएटर ने आपकी पर्सनैलिटी चेंज की? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैसे? अम, मैं एक तो शुरुआत से मैं बहुत बोल रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता है जल्दी से। मुखर रही है बोलने में। अ, हाँ, बोल हाँ। सकते हैं। हुँ। सोशल सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मेरी शुरुआत से अच्छे रहे। लेकिन एक होता है ना कि कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को मना करना, है ना? या फिर मेरे मन में कुछ और चल रहा है लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ और दिखा सकती हूँ, है ना? और हम कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत पढ़ पाई इसलिए शब्दकोश बहुत बढ़ गया। तो आप वो बहुत ब अच्छे से अपने विचार मान सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने विचारों को आप रख अच्छी सकते हैं, दुनिया के सामने दिशा रख के सकते हैं। साथ हाँ। में, मतलब भटकती नहीं है यहाँ का, जो बोलना चाह रहे वही। तो ये जो क्योंकि ये तो स्किल्स तो हमको डेली लाइफ में भी ज़रूरी है, ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बेसिक बोला। कम्युनिकेशन स्किल हाँ। है। और तो वो जम जाता है, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ, बहुत। मतलब हम लोग बहुत बच्चों को ये भी बोलते हैं कि थिएटर आपको हाउ टू सेट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू चूज़ वर्ड्स। भले ही आपके पास में 20 है, उसमें से कौन से आपको इस्तेमाल करना है। तो ये सारा जो मज़ा है, तो थिएटर ज़िंदगी है करेक्ट ना, वर्ड तो एट वो मिल करेक्ट जाता है। टाइम। हाँ, डेफिनिटली विद द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर्स। श्वेता, सवाल तो बहुत है लेकिन अभी अभी के लिए हम इस आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं रोकते हैं। हम अगले बार जब आपने वादा किया है आप अगले बार आएंगी हाँ, हाँ, तो उसमें और सवाल पूछूंगा मैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। ये थी श्वेता पत्की जो कि परफॉर्मिंग आर्ट में नागपुर में काफ़ी सालों से काम कर रही है। नागपुर में काफ़ी जानी मानी हस्ती है और मैंने तो इनके नाटक देखे हुए हैं। सो और आगे इनसे और भी बात करेंगे हम लोग। आज जितना भी है मैं इन सब का जो जिस्ट जिसको हम कहते हैं वो यही है कि यू शुड नो योर पर्सनालिटी एंड टू एनहांस योर पर्सनालिटी। अगर आपको आपके व्यक्तित्व को अगर निखरना है तो उसमें पढ़ना, जो इन्होंने कहा, हर बार कहा कि मैं पढ़ती बहुत हूँ और विचारों को मुखरता से और क्लैरिटी से रखना, ये मेरे ख्याल से 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के जो पॉडकास्ट से मुझे समझ में आई है। जी, बिल्कुल। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये आने वाली जनरेशन इसको सीखे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि कि आपने इस तरीके का थोड़ा-सा पॉडकास्ट वाला माहौल बनाया ताकि अगेन मैं, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे हैं अभी, इसके माध्यम से और कुछ लोग भी मेरा सुन पाएँगे, तो आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। एंड पॉडकास्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।